हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं और उससे संबंधित कुछ विवरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, हेल्प यू क्या लगेगा, वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था, उसमें कुछ डिटेल के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन इस बार प्रश्नवाचक वाक्यों की पारी है। तो आज जो सबसे पहला वाक्य हम लोग डील करने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर देख सकते हैं। वह सोमवार से क्यों नहीं आ रहा है, वह सोमवार से क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसा आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द लगे होते हैं और वाक्य पढ़कर लगता है कि काम बीते हुए समय से शुरू हो चुका है, यानी पास्ट में काम शुरू हो चुका था और अभी तक जारी है। अब इस वाक्य को पढ़कर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वह सोमवार से क्यों नहीं आ रहा है, यानी अभी भी नहीं आ रहा है। कितने दिन से नहीं आ रहा है? सोमवार से। अब सोमवार कब शुरू हुआ था? जो बीता हुआ सोमवार है, उस सोमवार से लेकर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, ये बात की जा रही है। यानी काम शुरू हुआ था, ना आने का काम पास्ट में, अतीत में, और जो अब तक वर्तमान तक जारी है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब देख लेते हैं वर्ब क्या है, जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं। तो वर्ब है इसमें आना, आ ना, क्योंकि आ शब्द के साथ ना अक्षर लग सकता है, इसलिए वर्ब है और इससे किसी काम के होने का संकेत मिल रहा है, इसलिए इसको वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आना एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ वर्ब इनट्रांजिटिव होते हैं जिसका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। खोज लेते हैं, आपको प्रूव करके दिखाया जाएगा। किसको आ रहा है, सुनने में गलत लगा। किसकी आ रहा है, किससे आ रहा है, ये सारे प्रश्न सुनने में, किससे आ रहा है ये तो प्रश्न सुनने में सही लग रहा है, लेकिन जब इसका उत्तर मिलेगा तो उत्तर ये मिलेगा, बस से आ रहा है, कार से आ रहा है, जहाज से आ रहा है। तो उस केस में आपको सही की इंग्लिश बनानी पड़ेगी बाय, तो उसको प्रीपोजिशन के साथ जोड़ के लिखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, इसलिए इस वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अंत में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कभी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के होने ना होने से वाक्य के एक्टिव पैसिव होने में कोई रोल नहीं होता है, यानी अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वाक्य पैसिव है। सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य पैसिव होता है, ये आपको मालूम है। अब सब्जेक्ट खोज लेते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, कौन आ रहा है, उत्तर मिला वह, तो वह आपका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया तो अब इसका अर्थ हुआ कि एक्टिव का हेल्प यू लगाना है, क्योंकि जब वाक्य में सब्जेक्ट होता है तो वाक्य एक्टिव होता है। तो यह हेल्प यू क्या लगेगा, सब्जेक्ट है ही, वह ही के साथ क्या लगता है, इज, हैज बीन। हैज बीन हेल्पफुल मिल गया। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों प्रश्नवाचक वाक्य है? क्योंकि इसमें एक शब्द है क्यों, जिससे ये पता चल रहा है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं जिसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जिसको इंग्लिश में लोग WH वर्ड कहते हैं। जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन से, इस तरह के कुछ शब्द अगर वाक्य में दिए हो तो समझ जाइए वो वाक्य प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाने के लिए लिखा है, WH। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, हुम, ये सबको हम लोग WH कहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहेंगे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा, यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ जो संज्ञा है, प्रश्नवाचक शब्द के साथ जो संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है क्यों और उसके बगल में लिखा है नहीं, तो ये संज्ञा तो है नहीं। वैसे भी मैंने बताया है कि दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है WH वर्ड्स को। एक कैटेगरी वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई संज्ञा उंज्ञा नहीं आती है, और एक शब्द वो, एक प्रश्नवाचक शब्द वो जिसके बाद संज्ञा आती है। वो कौन कौन से थे जिसके बाद संज्ञा नहीं आती है? क्यों, कहाँ, कब, कैसे, और कुछ कुछ जगह क्या। ठीक है, ये ऐसे प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद कोई भी संज्ञा नहीं आती है। और कौन से वो प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद संज्ञा आती है? वो प्रश्नवाचक शब्द हैं कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, किस प्रकार का, और क्या। सॉरी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्यों शब्द है इसके बगल में संज्ञा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनाएंगे। अब नंबर 3 पे आएंगे। हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू हैज बीन, तो पहला भाग हैज लिखेंगे, ए हैज बीन साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा है हेल्प यू का पहला भाग, तो सिर्फ हैज लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट लिखा है, अगर वाक्य एक्टिव हो। अब ध्यान से इसमें सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश जाएगी ही।
नंबर 5 लिखा नॉट, वाक्य में नहीं लिखा है तो नॉट भी लिख लेंगे। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 लिखा एलपीओ का बचा भाग, एलपीओ का बचा भाग है बीन। नंबर 7 लिखा है वर्ब, वर्ब क्या है आना, आने की इंग्लिश होती है कम, और इसमें आईएनजी फॉर्म यूज होगा। जैसे आप जानते हैं अगर एक्टिव हो तो भी आईएनजी लगता है इसमें, और पैसिव का वाक्य बनता ही नहीं है। लेकिन जब पैसिव के वाक्य होते हैं किस तरह से बनाते हैं हम लोगों ने पिछली बार डील किया था। फिर से इस टेंस में भी इस वीडियो में भी हम लोग डील करने वाले हैं कि अगर वाक्य पैसिव हो तो किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है नहीं तो अब बचा क्या रह गया, सोमवार से। तो यहाँ पे से की इंग्लिश क्या होगी उसके बारे में भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। से की इंग्लिश क्या होती है, सिंस या फॉर होती है। सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। फॉर तब लगता है जब से शब्द के पहले सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल ये शब्द लिखे हों तो हम लोग कहेंगे वहाँ पर फॉर लगेगा। और अगर इसमें से ये कोई भी शब्द दिखाई ना दे तो से के पहले जो शब्द है अगर उसके पहले सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल ना लिखा हो तो सिंस लगाएंगे। अब आप बोलेंगे जो सोमवार लिखा है ये तो दिन है। जी आप सही कह रहे हैं दिन है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं दिन लिखा होना चाहिए, यानी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल ये लिखा होना चाहिए तब फॉर लगता है। और अगर दिन का नाम लिखा है, महीने का नाम लिखा है, साल का सन दिया हुआ है तो उस केस में आप उसको फॉर लगा के नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगाना है सिंस, सिंस मंडे। तो वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। अगला वाक्य है तुम कितने दिन से कोशिश कर रहे हो, तुम कितने दिन से कोशिश कर रहे हो। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि कोशिश करने का काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है, इसलिए पूछा जा रहा है कि तुम कितने दिन से कोशिश कर रहे हो, यानी आज से 2 दिन पहले से कर रहे हो, 1 साल पहले से कर रहे हो या 10 साल पहले से कर रहे हो, ये पूछा जा रहा है। यानी काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है कोशिश करने का और आज भी जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब वर्ब देख लें, वर्ब में कोशिश करना, क्योंकि इसमें कर शब्द लगा है। आपको मालूम है जिन शब्दों के साथ कर, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हों उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो ना अक्षर जोड़ के देखने पे वो वाक्य वो शब्द सही लगे तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो कोशिश करना, तो ना अक्षर जोड़ने पे सही लग रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए खोज के, किसको कोशिश कर रहे हो, प्रश्न अटपटा लगा। किसकी कोशिश कर रहे हो, प्रश्न अटपटा लगा। किससे कोशिश कर रहे हो, प्रश्न गलत लगा। क्या कोशिश कर रहे हो, अगर मान लीजिए क्या कोशिश कर रहे हो अगर उत्तर दिया होता तो उसको ऑब्जेक्ट मान लेते, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन कोशिश कर रहा है, तुम कोशिश कर रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट दिया है तुम, और तुम के साथ एलपीओ क्या लगेगा, हैव बीन। अब ट्रांसलेशन करते हैं। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, किस तरह से पता है, इसमें लिखा है कितने, इससे ये संकेत है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, कितने। अब कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच। कब हाउ मेनी, कब हाउ मच, जब हाउ कितने के बाद वाला शब्द काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मेनी, कितने के बाद वाला शब्द अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच। अब किस तरह से डिसाइड होगा कि कितने के बाद जो शब्द लिखा है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, उसका तरीका मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। क्या करिए, कितने के बगल में जो शब्द लिखा है दिन, इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। इंग्लिश में कन्वर्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो उसके पहले आप जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो दिन की इंग्लिश होती है डेज, उसके साथ 2, 3, 4 लगाइए, 2 days, 3 days, 4 days कहिए। सही लग रहा है तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। सही नहीं लगता तो अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे लिखा होता है हवा, कितना हवा, तो हवा की इंग्लिश होती है एयर, उसके साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए 2 air, 3 air, 4 air। कोई ऐसा सुना है आप कितने कहते हुए किसी को, नहीं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उस केस में हाउ मच लगाते, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है तो इसलिए कितने की इंग्लिश होगी, हाउ मेनी। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा। तो देखिए कितने के बाद जो शब्द है देन, ये एक संज्ञा है। वो ये कितने जो वो उसी कैटेगरी में आ रहा है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द के बाद वाले शब्द जो है संज्ञा होती है। तो दिन की इंग्लिश बना लेंगे डेज। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो में हैव बीन, तो पहला भाग हो गया हैव। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, ये देखिए बचा भाग है बीन, बीन लिख देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या कोशिश करना, ट्राई, और आईएनजी फॉर्म यूज होगा तो ट्राइंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। अब बचा क्या,
से, अब से की इंग्लिश बची रहेगी, तो से की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, फॉर होगी, क्योंकि से के पहले क्या लिखा है, दिन, तो दिन के साथ क्या लगता है, फॉर, तो ये फॉर लास्ट में लिख देंगे। हाउ मेनी डेज हैव यू बीन ट्राइंग फॉर, आप चाहते तो फॉर शुरू में भी लिख सकते थे, अगर कितने शब्द लिखा है तो कितने की इंग्लिश हमेशा फॉर ही होगी, ये पक्का है, और उसको या तो लास्ट में लिखते हैं या शुरू में लिखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज भी लिख सकते थे, ठीक है। अगला वाक्य है, क्या मोहन 4 बजे से पढ़ रहा है, क्या मोहन 4 बजे से पढ़ रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि काम जो है पढ़ने का शुरू हो चुका है 4 बजे से और अभी तक जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले वर्ब देख लेते हैं, वर्ब है पढ़ना, क्योंकि इसमें ना अक्षर लग सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के प्रेस करेंगे, किसको पढ़ रहा है, अगर उत्तर नहीं से लगा तो किसकी लगा के किसकी पढ़ रहा है, ये भी सही नहीं लगा तो किससे लगा के प्रेस करिए, किससे पढ़ रहा है, ये भी सही नहीं लगा तो क्या लगा के प्रेस करिए, क्या पढ़ रहा है, इसका उत्तर है नहीं, वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन लगा के प्रेस करते हैं, कौन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया है तो एक्टिव का हेल्प यू लगेगा, और मोहन एक वचन है, एक वचन की संज्ञा के साथ हैज़ बीन लगता है, तो हेल्प यू लगेगा हैज़ बीन। अब ट्रांसलेशन करें, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनानी है, WH बने प्रश्नवाचक शब्द, और इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि क्या की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। जैसा आप जानते हैं, अगर वाक्य में क्या शब्द लगा हो तो कभी इंग्लिश बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, तो कब बनाते हैं कब नहीं बनाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की, फिर से आज कर लेते हैं चर्चा। क्या के बाद जो शब्द है, अगर क्या के बाद वाला शब्द वर्ब हो तो क्या की अंग्रेजी बनाइए, वर्ब ना हो तो मत बनाइए, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर ये प्रश्न पढ़कर लगता है उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, हाँ या ना में आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए, हाँ या ना में ना आ रहा हो तो क्या की इंग्लिश बनाइए, क्लियर है। तो या तो हाँ या ना में आएगा, क्या मोहन 4 बजे से पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे हाँ, नहीं पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, यानी नंबर 1 छोड़ देंगे तो नंबर 2 भी छोड़ना है, क्या के बाद वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्लियर। तो नंबर 3 से शुरू करेंगे, यानी हेल्पियो का पहला भाग क्या है, हैज़, तो पहले हैज़ लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन लिखेंगे। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, तो बीन बचा भाग है, बीन। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है पढ़ना, स्टडी, ING लगाएंगे। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। अब बचा क्या रह गया, 4 बजे से, तो अब से की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे से की इंग्लिश होगी सिंस, क्यों, क्योंकि से के पहले यहाँ पे ना सेकंड लिखा है, ना मिनट लिखा है, ना घंटा, ना दिन, ना सप्ताह, ना महीना, ना साल, ना दशक, ना शतक, ये कोई भी शब्द नहीं दिख रहा है, तो से की इंग्लिश सिंस। 4 o'clock हैज मोहन बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अगला वाक्य है, कितने दिन से यह शर्ट सिली जा रही है, यह शर्ट कितने दिन से सिली जा रही है, तो वर्ब क्या है, सिलना, और इस सिलने का काम कई दिनों से चल रहा है, आज तक जारी है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले वर्ब है सिलना, सिली जा रही है, सिलना वर्ब है, इसके बगल में जा शब्द लगा है, तो हो सकता है ये जा शब्द वर्ब हो, तो हमें चेक करना पड़ता है, तो क्या करते हैं, जाके पहले वाला शब्द छुपा के पढ़ते हैं वाक्य, तो वाक्य बनेगा कितने दिन से यह शर्ट जा रही है, क्या ये सुनने में सही लगा, नहीं सही लगा, तो इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है, एक संकेत है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपको खोजना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जाकर कोई मतलब भी नहीं है, अगर ये वाक्य पैसिव है तो जाकर कोई मतलब नहीं है, तो सिलना वर्ब है और ऑब्जेक्ट खोजना है, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको सिली जा रही है या क्या सिली जा रही है, तो उत्तर मिला यह शर्ट, तो ये शर्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मिलने वाला नहीं, फिर भी खोज के देख लेते हैं, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन सिल रहा है, कौन सिल रहा है ये शर्ट, तो इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वाक्य है पैसिव। तो लेकिन आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव का हेल्प यू होता नहीं है, तो क्या किया जाता है, तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर वाक्य पैसिव हो और पैसिव का हेल्प यू होता नहीं है, तो क्या किया जाता है, किया ये जाता है कि अपने विवेक का प्रयोग करते हुए देखा जाता है, सोचा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट होता तो क्या होता, अगर लगाना पड़ता है इसमें सब्जेक्ट तो क्या लगता है सब्जेक्ट, या तो किसी का नाम होता, या ये कहते कि ये काम जो करता है सिलने का, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दर्जी, तो ये मान के चलते कि इसमें दर्जी शब्द लिखा होता कि दर्जी यह शर्ट कितने दिन से सिल रहा है। अब आपको ये सोचकर इस वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कितने दिन से यह शर्ट सिली जा रही है,
दर्जी के द्वारा, यानी दर्जी सिल रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को, या हम लिख ही देते हैं, ये पूरे के पूरे वाक्य को मिटा के लिख देते हैं, कितने दिन से यह शर्ट दर्जी सिल रहा है। ठीक है, तो वाक्य तो बदल गया एकदम। लेकिन मैंने पहले ही बताया है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर आप ये कहिए कि नहीं इसका बनता नहीं है क्योंकि इसमें एलपीओ पैसिव का होता नहीं है, इसको कैंसिल करिए, ये वाक्य हटाइए, तो आप अपनी नासमझी को शो करेंगे। लोग ये जानेंगे कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है कुछ चीज़ों का। तो जो लोग आपको ये बता चुके हैं, आज तक बताते चले आए हैं कि कुछ टेंसेस में पैसिव का एलपीओ नहीं होता, तो उस तरह के वाक्य बनते ही नहीं हैं, तो ये गलत है। बनते हैं जी, बनते हैं, थोड़ा विवेक का यूज़ करना पड़ता है बस। अगर हिंदी में वो वाक्य बन सकता है तो इंग्लिश में क्यों नहीं बन सकता है? क्लियर है ना? आप छोड़ तो देंगे नहीं इस वाक्य को, तो करना तो पड़ेगा। तो एक ही मात्र ऑप्शन ये है। क्लियर? तो अब हम इसको देख के बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दर्जी। कौन सिल रहा है? दर्जी। तो ये सब्जेक्ट है, तो दर्जी एक वचन है, तो यहां पर आपको हैज भी लगाना है। ट्रांसलेशन शुरू करें। पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है? कितने, तो हाउ मेनी। क्यों हाउ मेनी? क्योंकि कितने के बगल में जो शब्द है दिन, ये काउंटेबल नाउन है। कैसे पता? दिन को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, डेज, उसके साथ 2 3 4 लगाइए, 2 days 3 days 4 days, सही लग रहा ना? इसका मतलब काउंटेबल है, तो इसलिए कितने की इंग्लिश हो गई हाउ मेनी। नंबर 2, WH के साथ वाली संज्ञा, तो यहाँ पे कितने के बगल में जो शब्द है ये संज्ञा है, ठीक है, तो डेज लिखेंगे उसके बगल में, हाउ मेनी डेज। नंबर 3, एलपीओ का पहला भाग, एलपीओ है हैज बीन, तो पहला भाग हैज। नंबर 4, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है इसमें? दर्जी, तो दर्जी को क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं, तो सबसे पहले टेलर लिख लेंगे। नंबर 5, नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6, एलपीओ का बचा भाग बीन। नंबर 7, वर्ब, वर्ब है सिलना, सिलने को क्या कहते हैं? स्टिच, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा इसमें, तो स्टिचिंग। नंबर 8, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यह शर्ट, दिस शर्ट। हाउ मेनी डेज, अब क्या बचा रह गया? से, तो से की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? फॉर, क्योंकि से के पहले क्या लिखा? दिन, तो से के पहले अगर दिन लिखा हो तो लगाते हैं फॉर, और ये लास्ट में लिखेंगे या शुरू में लिखेंगे, जैसे पिछले वाले वाक्य में उन्होंने बताया। तो हाउ मेनी डेज हैज द टेलर बीन स्टिचिंग दिस शर्ट फॉर, होना चाहिए द टेलर, द टेलर। क्लियर? अगला वाक्य, तुम कब से यह पाठ याद कर रहे हो? तुम कब से यह पाठ याद कर रहे हो, यानी पाठ याद करने का काम पीछे अतीत से शुरू हो चुका है और अभी तक जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वर्ब क्या? याद करना। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको याद कर रहे हो, तो उत्तर मिला यह पाठ, यह पाठ हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन याद कर रहा है यह पाठ, तुम याद कर रहे हो, तो तुम हो गए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया का मतलब वाक्य एक्टिव, तो यू के साथ क्या लगता है? हैव बीन, हेल्प यू मिल गया, हैव बीन। अब ट्रांसलेशन करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें लिखा है कब, ठीक है। तो पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है? कब, व्हेन। इसके लिखा है साथ, उसके साथ वाली संज्ञा, तो कब के बगल में जो शब्द है संज्ञा तो नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पे से की इंग्लिश होगी व्हेन, सॉरी सिंस, सिंस व्हेन। क्यों होगी से की इंग्लिश व्हेन? सॉरी से की इंग्लिश सिंस, क्योंकि से के पहले अगर कब शब्द लिखा हो तो से की इंग्लिश होती है व्हेन। वो आपने देखा नहीं होगा, नोट्स में नहीं लिखा होगा ये चीज़, लेकिन आप याद रखिए कि कभी लिखा होगा कब से, कब से, तो सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। तो यहाँ पे सिंस पहले लिख लेंगे, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, कब से। क्लियर है? कब से की इंग्लिश हो जाएगी सिंस व्हेन। तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, एलपीओ का पहला भाग हैव। नंबर 4, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। नंबर 5, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6, एलपीओ का बचा भाग बीन। नंबर 7, वर्ब, वर्ब है याद करना, लर्न, आईएनजी फॉर्म लर्निंग। नंबर 8, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यह पार्ट, दिस लेसन। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग दिस लेसन, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग दिस लेसन। यह सड़क कितने साल से बनाई जा रही है? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि सड़क का जो बनाने का काम है शुरू हो चुका है और अब तक जारी है, खत्म नहीं हुआ है।
वर्ब है बनाई बनाना, इसके साथ जा शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका ये पता हो, इसका ये मतलब निकल सकता है कि ये पैसिव है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा किस तरह से। जाके पहले वाले शब्द को छुपा के वाक्य पढ़ लेते हैं। यह सड़क कितने साल से जा रही है, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब जा का कोई मतलब नहीं है, और ये इस बात का संकेत है कि ये वाक्य पैसिव है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा। देख लीजिए खोज के, कौन बना रहा सड़क नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो जरूर होगा। ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं, किसको लगा के प्रश्न या क्या लगा के प्रश्न लेते हैं। क्या बनाई जा रही है? सड़क बनाई जा रही है, यह सड़क, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो नहीं है, तो क्या करेंगे? पैसिव का तो हेल्प लगता नहीं इसमें, तो इस पर भी वही यूज करेंगे अपना दिमाग, यानी अपना विवेक। सोचेंगे कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो क्या होता, अगर सब्जेक्ट लगाकर ये वाक्य बनाना होता तो क्या बनाता होता है, किस तरह से बनाते। तो देखिए ये काम जो सड़क बनाने का कोई एक अकेला आदमी तो कर नहीं रहा है। इसके पिछले जो वाक्य थे जिसमें हम लोगों ने कहा था सिल्ले की जो बात की थी, तो उसमें भी तो पैसे वाला वाक्य था, तो हमने वहाँ पे वेग का यूज करके क्या बनाया था? सब्जेक्ट की जगह दर्जी, क्योंकि वो एक आदमी कर रहा था, उस काम को करने वाले व्यक्ति को हम लोग दर्जी कहते हैं, या कोई नाम भी हो सकता है, नाम भी ले सकते थे। लेकिन ये जो काम है सड़क बनाने का, ये कोई एक अकेला आदमी नहीं करता है, इसको कई लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग अगर कहते सब्जेक्ट का यूज करते हुए इस वाक्य को, तो वाक्य कुछ इस तरह से बनता, यह सड़क वे कितने साल से बना रहे हैं। वे मतलब उस वे में कई लोग आ गए, उसमें इंजीनियर से लेकर जितने लेबरर्स हैं और बाकी जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी सड़क के निर्माण में, सब के सब मिलकर उस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हम लोग एक बार में मतलब उन सारों को कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज करते हुए अगर कहें तो दे शब्द का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को बना सकते हैं, यानी वे शब्द का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को बोल सकते हैं। तो उस केस में यह वाक्य बनेगा, वे यह सड़क कितने साल से बनाई की जगह हो जाए बना रहे हैं। क्लियर? तो अब इस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो इस केस में सब्जेक्ट क्या हो गया? वे, तो वे आपका हो गया सब्जेक्ट। अब वे सब्जेक्ट हो गया तो दे के साथ क्या लगेगा? हेल्प यू हैव बीन। ट्रांसलेशन शुरू करें। पहले WH की इंग्लिश, WH इसमें क्या है? कितने, कितने की इंग्लिश यहां पे क्या होगी जी? हाउ मेनी होगी। क्यों? क्योंकि कितने के बाद वाला जो शब्द है साल, ये है काउंटेबल नाउन। साल की इंग्लिश होती है ईयर्स, ये प्लूरल में ही रख के देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो ईयर्स के साथ 2 3 लगा के देखिए, 2 years होता है ना, तो इसका मतलब काउंटेबल नाउन है, तो कितने इंग्लिश होगी? हाउ मेनी। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो देखिए कितने के बाद जो शब्द है वो संज्ञा ही है, तो उसको साथ लिखेंगे ईयर्स। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग यानी हैव। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे, तो दे। नंबर 5 नॉट, है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग है बीन। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है बनाना, बनाने की इंग्लिश यहाँ पे मेक या कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट लगा दीजिए ज्यादा अच्छा होगा, कंस्ट्रक्टिंग। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यह सड़क, दिस रोड। अब हो गया, अब बचा क्या? से की इंग्लिश लगा देंगे लास्ट में फॉर, क्योंकि से के पहले लिखा है साल। तो इस तरह से वाक्य बना, हाउ मेनी ईयर्स हैव दे बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस रोड फॉर। तो इस तरह से हम लोग ने आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील किया। मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि कुछ इस तरह में ऐसे सेंटेंस भी आपने पढ़े हैं जो आपने कभी भी किसी दूसरे से नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा चैलेंज है। खैर, फिर से मैं जाते जाते यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और दूसरे के साथ इसकी चर्चा कीजिए, ताकि मुझे भी आगे और मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको नए नए वीडियो के माध्यम से नई नई चीज़ें पढ़ाता रहूँ। तो फिर अगले वीडियो तक फिर से इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।